मेहनत करी या किसी की कंपनी में नौकरी करी या आपने अपनी भैंस बेची या आपने गेहूं बेचा या आपने चावल बेचा, चना बेचा, कपड़ा बना के अपनी मेहनत को जब आप बेचते हो तो आप रुपया कमा करके बेचते हो। ठीक है। जब ये आपका अनाज सरकार के पास जमा हो जाता है तो सरकार उस धन के बराबर का सोना आरबीआई में रिजर्व रखती है और उस सोने के बराबर के नोट ही छाप करके आपको देती है। तब इसी तरह छपता है। जितना धन, जितना प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन के मुकाबले में ही ये नोट छपते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैंने ये 500 रुपया अपने पास रखा है तो इस 500 रुपए में ऐसे ऐसे 500 नोट आने चाहिए, एक एक रुपए के। इसका अर्थ ये भी है कि इस 1 रुपए की वैल्यू, इस ऐसे ऐसे 500 अगर 1 रुपए में इकट्ठे करता हूं तो उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है। दर्शकों को भी कोई डाउट है तो आप बताइए। आप सिर्फ इतना बताइए कि इस 1 रुपए, ऐसे ऐसे 1 रुपए के 500 नोट अगर हम इकट्ठा करें और ये 500 का एक नोट करें तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 500 रुपए और इस 500 रुपए की दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी कि दोनों की परचेजिंग पावर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें कोई असहमति नहीं है। अभी मैं आपके सामने, ये तो चलो नोट को मैं भी रख देता हूं, अभी मैं रुपए को आगे सामने रख लेता हूं। अभी मेरे पास ये रुपए का नोट है, फिर मेरे पास एक ये सिक्का है, इसके ऊपर भी यही लिखा हुआ है, इधर इंडिया और भारत लिखा है, ये लोहे का सिक्का है और इसके ऊपर लिखा है इधर 1 रुपये, 1 रुपया। ये भी 1 रुपए का सिक्का है। इसका अर्थ इस 1 रुपए की वैल्यू और इस 1 रुपए की वैल्यू और परचेजिंग पावर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपको कोई डाउट है तो बताइए। अभी मेरे पास ये 1 रुपया और है, इसको जरा देखिए, इस पे भी क्या लिखा है, 1 रुपीज इंडिया, 1 रुपये इंडिया, 1862। ये भी 1 रुपया इंडिया है। ठीक है, ये 1862 का 1 रुपया है, तो ये 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है। तो अब मैं ये मानता हूं कि इन तीनों 1-1 रुपए की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो मैं जब इन तीनों को बैंक में लेकर के जाता हूं तो तीनों की वैल्यू बराबर ही मानी जाती है। बैंक इन तीनों को 1 रुपया मानता है और यदि मैं ये जमा करता हूं तो इनको तीनों को 1-1 रुपए में ही जमा करता है। ठीक है, इसमें भी कोई ठगी नहीं है। इसका मतलब इन तीनों की परचेजिंग पावर बराबर होनी चाहिए। तो इसमें जब मैं जाता हूं तो मुझे एक टॉफी मिलती है, इसमें जब मैं जाता हूं तो एक टॉफी मिलती है, और इसमें जब मैं बाजार में लेके जाता हूं तो सुनार देखता है, अरे ये तो चांदी का है, इसमें तो 90% चांदी है और इसका वजन तो 1 तोला है। इसका वजन टोटल कैलकुलेट करके देखता है तो वहां जो बैंक, वो जो सुनार है वो इसे रख करके ऐसे ऐसे 1000 के नोट दे देता है। अब बैंक इसे 1 रुपए में ले रहा है जी, लेकिन सुनार यानी परचेजिंग पावर इसकी 1000 के बराबर है। यानी बैंक के 1000 रुपए के नोट मेरे भारत के इस 1 रुपए के बराबर है। यदि ये रुपया चलन में नहीं है तो बैंक इसे 1 रुपए में क्यों ले रहा है? यदि ये चलन में है तो इस रुपए में और इस रुपए में और इस रुपए में परचेजिंग पावर में फर्क क्यों है? और यदि ये फर्क है तो मैं अगर आज जाकर के, आज जैसे कि मैं बताऊं 7 तारीख है, 7 नवंबर है, आज जाकर के मैं ये 1 रुपया बैंक में जमा करा दूं और अगले दिन लेने जाऊं और मुझे फिर अगले दिन बैंक ये वाला रुपया दे दे, तो इसका मतलब ये हो गया सिर्फ एक ट्रांजैक्शन यानी जाने और आने में ही 1000 गुना का धोखा हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि इस, क्योंकि 1000 ऐसे ऐसे 1000 सिक्के आ रहे हैं इसमें, जबकि बैंक इसे दोनों को 1 रुपया मान रहा है। यहां पंगा ये हो रहा है कि बैंक 1 रुपया मान रहा है लेकिन बाजार इनको अलग अलग मान रहा है। तो मैं बाजार को सच मानूं कि बैंक को सच मानूं, ये सवाल उठा। तो फिर हमने जाना, इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये में 1000 सिक्के आ रहे हैं, तो जितना सामान हम ऐसे ऐसे 1000 सिक्कों में खरीदते हैं वो हमारे असल में 1 रुपये की वैल्यू होनी चाहिए थी। फिर और पंगा हुआ, फिर और पंगा ये हो गया कि हमने आरबीआई से सवाल पूछ लिया कि ये चांदी वाला असली है या ये नकली है या फिर ये जो दूसरा वाला असली है, तो या कागज वाला असली है, दोनों में असली कौन सा है? ठीक है। तो आरबीआई ने अपने आरटीआई के जवाब में बोला कि जी देखिए, जैसे जो किलोग्राम का बट्टा होता है ना, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो बट्टा लोहे का है या फिर चांदी का है या सोने का है,
बट्टे का मतलब वजन है, तो वो वजन का मापक होता है और उसका मानक 1000 ग्राम है। तो आप ऐसे ही ये रुपया जो है ना, ये कोई भी धातु का हो, बस उस पर जो लिखा होता है वही उसका मान होता है। तो असल में रुपया ये नहीं है जी। ये तो रुपए को रिप्रेजेंट करने का सिक्का है। रुपया तो कुछ और होता है, उसका तो मानक होता है। जी। वहां दिमाग खड़का कि मानक क्या है, फिर ढूंढ के लाओ। तो हमने सरकार से पूछ लिया कि जो आपका पास वैध रुपया है, उस वैध रुपए का क्या दस्तावेज है, यानी ये कैसे साबित होगा कि ये रुपया असली है कि नकली है। जी। क्योंकि एक रिपोर्ट पहले छपी भी थी, सीबीआई ने इसके ऊपर काफी वो किया था, मुझे अभी किसी साथी ने बताया था कि अवैध करेंसी, अवैध नोटों को भी आरबीआई ही छापती है। तो अब हमें लगा पता कि अवैध कौन सा रुपया और वैध कौन सा। तो मुझे बता दो जरा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 500 का नोट असली है कि नकली है। कि बोला कि आरबीआई ने छापा होगा, तो आरबीआई ने किस बेसिस पर छापा होगा, उसका कोई ना कोई आधार होगा। सही बात है। तो जो आधार है वो हमने पूछ लिया। हमने आरबीआई से कहा कि आप हमें वैध रुपए का दस्तावेज उपलब्ध करा दो। आरबीआई ने आरटीआई के जवाब में कहा हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ सारा रुपया अवैध हो गया। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि सारा रुपया अवैध हो जाए या सारा नोट अवैध हो जाए। फिर हम गए, फिर हमें कोई मिल गया आरबीआई से। उसने फिर हमारे वर्मा जी को बताया कि जी वहाँ जाओ आर्काइव में, वहाँ फलानी फलानी अलमारी में वहाँ पर ये कागज़ रखा है, वो वैध रुपए का दस्तावेज है, वो निकाल लाओ। तो रिसर्च करने के लिए गए और वहाँ से वर्मा जी वो डॉक्यूमेंट उठा लाए। उस डॉक्यूमेंट में जो वैध रुपए का दस्तावेज मिला, वो मिला 15 रुपए की एक मोहर। ठीक है। एक मोहर मतलब 11.664 ग्राम गोल्ड, मतलब एक मोहर जिसका वजन इतना है, इतना ग्राम सोना है, और वो 15 रुपए उसकी वैल्यू है। यही वैध रुपए का दस्तावेज है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 11.664 ग्राम को 15 से भाग देते हैं तो 0.777 ग्राम सोना मिलता है। इसका अर्थ यानी कि 777 मिलीग्राम सोना होता है जी। तब समझ में आया कि असल में जो 1 रुपया अगर कोई बोलता है तो वो 777 मिलीग्राम सोना होता है। यानी कि यदि मैंने अपने खेत में मेहनत करके अगर 10 रुपए कमा लिए हैं तो मुझे 777 ग्राम सोना मल्टीप्लाई बाय 10 इतना सोना कमा लिया है। ठीक है। ये मेरा असल में मेरे रुपए की वैल्यू है, मेरे कमाई का मान है। जो भारत का आदमी है, जो भारत का नहीं है, जो रिफ्यूजी है, उसके लिए कोई पैमाना मैं नहीं कहता हूं। मैं केवल भारत के नागरिकों की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो भारत का आदमी है उसकी मेहनत की कमाई है 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना। जब तक वहां पर 777 मिलीग्राम सोना नहीं होगा तब तक 1 रुपये का नोट नहीं छप सकता। जी। अभी समझ आ गया आपको? समझ आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भारत का नागरिक पैसे जमा कराता है बैंक में, वो असल में सोना जमा कराता है, उसी के बराबर के नोट छपकर आते हैं। सही बात। क्योंकि वो धन जमा कराता है ना, बैंक में जमाया जाएगा तो वो अपनी भैंस को किसी को दे करके जमा करा रहा है। बेशक वो उस नोट को ही धन मान रहा है, लेकिन असल में तो वो असली धन को दे करके आया ना। अब यदि उसे पता चले कि असली धन के बदले जो ये नोट मिल रहे हैं ये नकली मिल रहे हैं, तो कितना बड़ा धोखा हो गया उसके साथ। 777 मिलीग्राम सोने की जो इन बैंक के नोट के बराबर कीमत है, वो 6300 रुपए के बैंक नोट बनते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी आप बैंक में अपना 1 रुपया जमा कराकर 1 रुपया निकालते हो, तो यहां पर अगर कर रहे हो तो 1000 गुना की ठगी होती है। और जब आप असली में अनाज जमा कराते हो या किस्त जमा कराते हो बैंक में अपनी कमाई से, तब आपकी 6300 गुना की ठगी होती है। इसको सच जानने के लिए हमने आवेदन डाल दिया बैंकों में। आवेदन डाल के हमने पूछ लिया कि जी आपने जो हमको पैसा दिया था, जो हमने लोन मांगा था आपसे, और उस लोन में आपने हमको रुपया दिया था कि रुपए के नोट दिए थे, और जो नोट दिए थे वो असली दिए थे कि नकली दिए थे? क्योंकि हमको पता चला है कि आपने कूटकरित रुपया भी चला हुआ है, तो हमें ये डाउट है कि आपने हमें कूटकरित रुपया दिया है। यदि आपने हमें कूटकरित रुपया नहीं दिया है तो आप हमको बता दो कि हमने आपको असली रुपया दिया है, और यदि आपने डिवैल्यूएट किया हुआ रुपया दिया है तो आपको आजीवन कारावास तक की सजा होगी। और लेकिन फिर भी हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हम आपका पैसा बिल्कुल कानूनी तरीके से चुकता करेंगे। तो 6300 के बराबर का हिसाब है, यानी 6,30,000 रुपए का लोन अगर आपने हमको दिया है। देखो असल में तो हमने रुपए मांगे थे, दिए उन्हें बैंक नोट दिए।
उन्होंने रुपया नहीं दिया, रुपये के बैंक नोट दिए। उस बैंक नोट की कीमत 6300 गुना कम है, तो इसका मतलब 6,30,000 रुपए का लोन यदि बैंक ने हमको दिया है 100 तो रुपए दिए। असलियत में उसने हमें 100 रुपया ही दिया है। जी। तो जो मैं मेहनत करके तुमको किस्त दिया हूं 1,000 रुपए की, हाँ। असल में मुझे 100 देने थे, तो मेरे 900 वापस करो। 900 वापस करें। जितनी भी किस्त हमने जमा कराई है, हमने असली धन कमाया है। जी। बैंक ने वो छाप कर आपको दे दिया, बिना मतलब एवं ही बस डिजिट लिखा और दे दिया। हाँ। मैंने कमा कर आपको दिया, सही बात। मैं दे रहा हूं रुपया, तुम दे रहे हो नोट। नोट की और रुपए की कीमत होनी चाहिए बराबर। तो अगर आपको मानते बराबर हो तो 500 रुपया बैंक में लेके जाओ और बोलो मेरा रुपया दे दो। एक एप्लीकेशन लगाओ बैंक में, कोई भी जिसने भी लोन ले रखा है, अगर आपको बैंक फ्रॉड की सच्चाई जाननी है। वैसे तो जनता सरकार मोर्चा 24 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा सेमिनार कर रहा है, जिसमें इसकी किताब पूरी सबूतों के साथ, सारे सबूतों के साथ लॉन्च करने वाला है। लेकिन अगर उससे पहले आपको जानना है, आप एक 500 रुपए का, 100 रुपए का, 10 रुपए का कोई भी नोट ले जाओ बैंक में और एक एप्लीकेशन लगाओ कि ये नोट मैं आपके पास जमा कर रहा हूं, इस नोट की कॉपी मैंने अपने पास रख ली है, ये नोट के बदले मुझे कोई नोट नहीं चाहिए, इस नोट के बदले मुझे भारत का रुपया चाहिए, मुझे मेरा रुपया दे दो और ये अपना नोट अपना वापस पकड़ो। ये एप्लीकेशन दे, क्योंकि इस पे लिखा है ना, मैं धारक को 10 रुपए 500 रुपए देने का वादा करता हूं, तो प्रॉमिस मेरा पूरा कर दो। यदि बैंक वो प्रॉमिस पूरा कर दे तो बैंक सच्चा है और हम झूठे हैं। यदि बैंक वो प्रॉमिस पूरा ना करे तो मतलब बैंक फ्रॉड है, पूरा बैंकिंग फ्रॉड है इसका मतलब। तो आप जाकर के चेक कर लो, आपने लोन लिया हुआ है तो जिस दिन ये असल में बैंक का दिया हुआ चेक है, प्रॉमिस है, अगर ये देने से मना कर दे 1 महीने के अंदर अंदर, तो भैया इसका मतलब बैंक का चेक बाउंस हुआ है, उसके ऊपर 138 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो जिसका चेक बाउंस हो गया, ये इस पे बड़ा बहस हुई थी हमारी। एक जोनल मैनेजर थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, दिल्ली में ही बैठे थे, तो हम काफ़ी लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने मुझे बोला, आप ऐसा करो ना बलराज जी, आपने ये आप कह रहे हो ये नोट नकली है? मैंने कहा हाँ। आप कह रहे हो कि बैंक ने नोट दिए हैं, पैसा नहीं दिया? मैंने कहा हाँ। तो ऐसा करो, नोट ही दे दो वापस। जी। उन्होंने मुझसे सवाल पूछ लिया कि नोट ही दे दो वापस। मैंने कहा आप एक काम करो, यही चीज़ लिख कर दे दो। आपने भी तो हमसे सब कुछ लिखित में लिया था ना। सही बात है। आपने भी तो हमसे सब कुछ रिटर्न में लिया है, सारे सिग्नेचर कराए, सारे डॉक्यूमेंट लिए। जब लोन देते हैं तो हाँ, उसका सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आप हमसे रिटर्न में मांग लीजिए, हम आपको दे देंगे। अब वो रिटर्न में भी मांगने को तैयार नहीं। फिर कहने लगे कि गोल्ड स्टैंडर्ड तो खत्म हो गया था। मैंने कहा कब हुआ था? कोई एक आदेश, कोई कानून, कुछ तो हुआ होगा। हाँ। कोई तो आदेश पारित हुआ होगा या चुपचाप हो गया? जो 15 रुपए में एक मोहर की वैल्यू है, आपने खत्म टूटी होगी, तो कोई तो कागज, कोई तो कानून बनाया होगा। वो कानून तो बता दो जी। कौन सा कानून है जिसके तहत आपने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म किया, पहले तो वो बता दो। किस कानून के तहत आपको परमिशन है या फिर आपके पास पावर है वो खत्म करने की, वो बता दो जी। और यदि वो खत्म नहीं हुआ है तो फिर इसका मतलब इसके बदले में हमारे को सोना मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब वो बोलते हैं कि ये तो खत्म हो चुका है, आप बलहारा जी मानो या ना मानो, लेकिन इसके बदले में गोल्ड अब रखना नहीं पड़ता। मैंने कहा मैं आप ही की बात को सच मान लेता हूँ। मैनेजर को मैं बिल्कुल, जोनल मैनेजर था, बड़ा अफसर था उनका, कई सारे बैंक मैनेजर्स बैठे हुए थे, ब्रांच मैनेजर्स। फिर भी मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म होने वाली बात आप कह रहे हो, ये गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म होने का मतलब समझा दो आप थोड़ा सा हमको। वो बोले इसका खत्म होने का मतलब ये है कि अब बैंक को नोट छापने के लिए गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब बैंक जितने मर्जी नोट छाप सकता है? बोला हाँ। तो फिर हमारे वाले भी छाप लो जो हमसे लेने हैं। सही बात है। जो देश की जनता को इतना बेवकूफ काहे को बना रखा है भाई? उसकी कॉस्टिंग हमसे ले लो, 5 रुपए में चलता होगा, छाप दो ना। 2 रुपया 3 रुपया खर्चा आता है। 3 रुपया नहीं, 3 रुपए के नोट, बैंक नोट। मतलब जब तुम्हारे पास कोई नियम है छापने का, तो वो नियम हमको बताओ और बताओ कि उस नियम से कितने नोट छपे हैं, और यदि बिना नियम के छपे हैं तो नकली हैं। हमारे भी छाप दो। फिर हमारे वाले भी छाप लो जो हमसे लोन में लेने हैं। तो उसको कोई जवाब मिला नहीं। उसने कहा फिर हमें लीगल कार्रवाई ही करनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ, हमको पता है, ये जितने कोर्ट हैं, जितने जजेस हैं, ये तुम्हारे ही इसी रुपए के चक्कर में हैं, ये जितने थानेदार हैं इसी चक्कर में हैं। तो तुम्हारी तो खाट खड़ी करेगी देश की जनता। ये कानून के बस की बात तो मुझे लग नहीं रही है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी तो इतना सारा ऐशो आराम, उसके जजेस को जो इतना सारा ऐशो आराम, इतनी सुविधाएं, ऐसा टॉर, ऐसी ताकत मिलती है, वो इसी से मिल रही है, इसी पैसे से मिल रही है। अगर ये उनके पास ना मिले उनको तो सब गायब हो जाए नीचे से, क्योंकि उनको जो सुविधाएं हैं वो इसी धन से मिल रही है ना। और देश की जनता अगर अपना धन खींच ले वापस तो